गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बबलू, कुणाल, योगेश, विशाल, देवंत, गोविंद, राकेश, अमित, युवराज, आदित्य, निधि, शिखा, रौनक, पारुल, आकांक्षा, मोनिका, हिमांशु, प्रदीप, पवन, रजनीश, मीहू, मिट्ठू, प्रिंस, कुमार, देवेंद्र, अभिजीत, आयुष, सौरभ, रेणु, शिवम, गोलू, अभिजीत, अमेंद्र, दीपेंद्र, साहिल, प्रजापति, आशीष, आकांक्षा, गुरप्रीत। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीपक, प्रेरणा, चिंटू, प्रशांत, नीरज, रोहित, काजल, आकाश, मुकेश, अंकित, टिंकू, अंकुर, आयुषी, प्रमोद, गौरव, मुनीश, विशाल, ऋषि, कृष्णा, मंसूर, रेणु। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो भाई हम लोगों ने कल डाइस टॉपिक स्टार्ट किया था। अभी इस बैच में सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, दैट इज क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाव। और कल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज डाइस, पासा, है ना। पासा हमने पढ़ना शुरू किया था। तो जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है वो सबसे पहले कल की क्लास जरूर देखे, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि जो भी बेसिक कंसेप्ट था डाइस का वो मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था कि कितने टाइप्स के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें क्या पता चला था कितने टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, है ना। टोटल 5 केसेस बन सकते हैं। या तो एग्जाम में 1 फिगर का क्वेश्चन आएगा, या 2 फिगर का क्वेश्चन आएगा, या मोर देन 2 फिगर का क्वेश्चन आएगा, या फिर ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, या फिर लैंग्वेज बेस्ड, भाषा पर आधारित क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो ये टोटल 5 केसेस है। अच्छा, इन 5 केसेस में हमने जो कल सबसे पहले केस पढ़ना स्टार्ट किया था वो कौन सा केस था सर? केस सेकंड हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या था? when only two positions are given, when only two positions are given, जब केवल 2 स्थितियां दी जाती हैं। when only two positions are given, जब केवल 2 स्थितियां दी जाती हैं। यानी कि कल की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे सारे के सारे क्वेश्चन बेटा 2 फिगर वाले थे, है ना। अच्छा, 2 फिगर में भी हमने क्या डिस्कस किया था? 2 फिगर में भी टोटल कितने केस बनते हैं? 2 फिगर में भी टोटल 3 केस बनते हैं। या तो दोनों फिगर में एक भी नंबर कॉमन नहीं होगा, या फिर दोनों फिगर में एक नंबर कॉमन होगा सिर्फ, या फिर दोनों फिगर में 2 नंबर कॉमन होंगे। और इन तीनों केसेस में से हमने जो सबसे पहले डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था व्हेन ओनली 1 कॉमन। और 1 कॉमन से रिलेटेड हम लोगों ने कल 13 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हालांकि जो 13वां क्वेश्चन था उसका आंसर हमने नहीं दिया। 13वें क्वेश्चन का ना तो हमने आंसर दिया, ना ही उसको एक्सप्लेन किया हमने क्वेश्चन नंबर 13 को। तो उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, तो ओनली 1 कॉमन वाले कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और हमने ये जाना था कि जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितने टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कल जो हमने ट्रिक सीखी थी वो कौन सी ट्रिक थी? वो थी 1 कॉमन ट्रिक, ठीक है मेरे भाई। चलिए, और 13 क्वेश्चन हम टोटल सॉल्व कर चुके हैं। अब लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आप लोगों को दर्शाई गई हैं। हम हर बार 2 ही स्थितियां क्यों बना रहे हैं एक ही पासे की बेटा? हम हर बार 2 ही फिगर्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम अभी केस सेकंड पढ़ रहे हैं। when only 2 figures are given, when only 2 positions are given, हम अभी केस सेकंड पढ़ रहे हैं, इसलिए हम हर बार अपने क्वेश्चन में 2 ही फिगर बना रहे हैं। जब हम केस फर्स्ट पढ़ेंगे तो हम सिर्फ 1 फिगर बनाएंगे, जब हम केस थर्ड पढ़ेंगे तो हम 2 से ज्यादा फिगर बनाएंगे, ठीक है। चलिए, और ये 2 डिफरेंट पोजीशन आपके सामने है। पहली पोजीशन के नंबर्स हैं 1 2 3, सेकंड पोजीशन के नंबर हैं 3 2 5। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये जो 2 पोजीशन आपको दे रखी हैं एक ही पासे की, ठीक है, ये 2 अलग अलग स्थितियां आपको दे रखी हैं। अब आप ये बताओ इस डाइस को सॉल्व करने के लिए क्या हम 1 कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं? क्या यहां पर 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई की जा सकती है? सोच कर देखो सर, इस क्वेश्चन में हम कभी भी 1 कॉमन ट्रिक का यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे 2 नंबर्स कॉमन है, 2 3 2 3। तो यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक काम नहीं करेगी। यहाँ पे कौन सी ट्रिक काम करेगी? यहाँ पे ट्रिक काम करेगी 2 कॉमन ट्रिक।
तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हेन ओनली टू कॉमन, जब दो नंबर कॉमन होते हैं तब पासे को हम कैसे सॉल्व करते हैं, व्हेन ओनली टू कॉमन। ठीक है, अब हम सीखेंगे बेटा टू कॉमन ट्रिक। कल की क्लास में हमने वन कॉमन ट्रिक सीखी थी और उससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे हमने, और आज हम सीखने जा रहे हैं टू कॉमन ट्रिक। ठीक है, जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हो और दोनों पासे में दो नंबर समान हो तो हम पासे को कैसे हल करेंगे, हम डाइस को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि किस नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर आने वाला है। तो अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, जो दो नंबर्स कॉमन होते हैं ना, उन दोनों कॉमन नंबर्स को ना साइड में कर दो, उन दोनों कॉमन नंबर्स को साइड में कर दो, यानी कि उन दोनों कॉमन नंबर्स को हटा दो। अब इन दोनों कॉमन नंबर्स को हटाने के बाद इन डाइसेस पे कौन कौन से नंबर्स बच गए बेटा? सर, इस डाइस पे बच गया 1 और 5। तो ये जो 1 और 5 बच गए ना, डेफिनेटली यही एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। अपोजिट टू 1 इज 5 एंड अपोजिट टू 5 इज 1। तो टू कॉमन ट्रिक से सिर्फ एक ही कंफर्म आंसर निकलेगा, बस। टू कॉमन ट्रिक से सिर्फ एक ही कंफर्म आंसर निकलेगा, अपोजिट टू 1 इज 5 एंड अपोजिट टू 5 इज 1। एक के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 1 होगा, बाकी कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। अगर मान लो गलती से एग्जाम में पूछ ले फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 2, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, 2 और 3 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, 2 and 3 आर एडजेसेंट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी अपोजिट टू ईच अदर। भैया 2 और 3 हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। तो 2 और 3 हमेशा एक साथ रहेंगे। और इन नंबर्स के अपोजिट उन नंबर्स के आने की संभावना है जो नंबर्स हमें 1 से लेकर 6 तक दिखाई नहीं दे रहे। कौन कौन से नंबर्स हैं जो 1 से लेकर 6 तक दिखाई नहीं दे रहे? हाँ जी, कौन कौन से नंबर हैं जो 1 to 6 हमें दिखाई नहीं दे रहे? सर, 4 और 6। तो 2 और 3 के अपोजिट 4 और 6 के आने की संभावना है, और 4 और 6 के अपोजिट 2 और 3 के आने की संभावना है। तो बेटा इसको हम बोलते हैं टू कॉमन ट्रिक। इसको कौन सी ट्रिक बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम टू कॉमन ट्रिक। तो टू कॉमन ट्रिक के बेसिस पर कंफर्म आंसर सिर्फ एक ही होता है, बाकी के आंसर्स होते हैं विद पॉसिबिलिटीज, बाकी के आंसर्स होते हैं विद पॉसिबिलिटीज। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। बाकी के आंसर्स होते हैं विद पॉसिबिलिटीज। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम टू कॉमन ट्रिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपको दर्शाई गई हैं। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। से एक ही पासे की बेटा दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, ए बी सी, ए सी एफ। ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। अब आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू ए, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू सी, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू डी, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू ई, और एफ अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ये आप लोगों को बताना है। लेकिन बेटा ये सारे आंसर्स आप तभी परफेक्टली दे पाओगे विदाउट एनी कंफ्यूजन जब आप टू कॉमन ट्रिक को नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहले बेटा आप टू कॉमन ट्रिक को नोट डाउन करना, ठीक है? देन आफ्टर आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। जब तक आप टू कॉमन ट्रिक को नहीं लिखोगे तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते हो। ठीक है? हाँ जी। तो कल की क्लास में हमने वन कॉमन ट्रिक सीखी थी और उससे रिलेटेड हमने ढेर सारे मतलब हर वैरायटी के क्वेश्चंस किए थे, जितने भी टाइप्स एग्जाम में बन सकते हैं मैंने सारे टाइप्स आपको कवर करा दिए थे कल की क्लास में कि किस किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमने क्या देखा था, हम हर क्वेश्चन का आंसर तभी दे पा रहे थे जब पहले हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर रहे थे। उसी प्रकार जब एग्जाम में टू कॉमन का क्वेश्चन आएगा तो टू कॉमन ट्रिक जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आप अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो सबसे पहले बेटा टू कॉमन ट्रिक का यूज करो। कैसे अप्लाई करोगे टू कॉमन ट्रिक? बेटा AC और AC कॉमन है ना? तो AC और AC को साइड में कर दो। तो टू कॉमन ट्रिक को कहाँ लिखे हम? यहां लिख लेता हूं मैं, यहां लिख लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ का। हाँ जी,
तो AC को हमने हटा दिया तो बच क्या गया B और F। तो डेफिनेटली अपोजिट टू B इज F एंड अपोजिट टू F इज B। अच्छा, ये जो A और C है ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते, ये हमेशा एक साथ रहेंगे। और इन दोनों लेटर्स के अपोजिट उन लेटर्स के आने की संभावना है जो कि दिख नहीं रहे। कौन कौन से लेटर नहीं दिख रहे? D और E। ठीक है, तो ये हो गई टू कॉमन ट्रिक। अब इसी के बेसिस पर हम आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू A। तो A के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? ईदर D और E। ईदर D और E। बेटा A के विपरीत D भी आ सकता है, A के विपरीत D भी आ सकता है और A के विपरीत E भी आ सकता है। हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते कि A के विपरीत D आएगा या A के विपरीत E आएगा, दोनों में से कोई भी लेटर हो सकता है। ठीक है, अपोजिट टू B, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू B। सर B के अपोजिट तो कंफर्म है कि पक्का B के अपोजिट तो सर F ही है। फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू C। C के अपोजिट ईदर D और E, या तो D या फिर E। फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू D। बेटा D और E एक साथ है तो D के अपोजिट A या C। फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू E। E के अपोजिट A या C। अब पूछा है फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू F। F के विपरीत क्या होगा? तो बेटा F के विपरीत क्या होगा? F के विपरीत होगा B। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने कैसे दिए? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप तभी दे पाए जब आपने टू कॉमन ट्रिक को नोट किया। तो सबसे पहले हम टू कॉमन ट्रिक को नोट करेंगे, देन आफ्टर हम अपने हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक में यही डिफरेंस है कि वन कॉमन ट्रिक से तो सारे आंसर कंफर्म होते हैं, लेकिन टू कॉमन ट्रिक से सारे आंसर कंफर्म नहीं होते। ठीक है, अब बेटा लेट क्लास ज्वाइन किया तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, रिकॉर्डेड फॉर्म में दोबारा से देखना क्लास को। चलिए नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 16। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। ठीक है, और यहाँ पे है 2, 4, 6 and 3, 6, 4, 3, 6, 4। अब हमसे पूछा है अपोजिट टू 1, एक के विपरीत क्या होगा? अपोजिट टू 1, एक के विपरीत क्या होगा? फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी? फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत कौन सी संख्या? मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूं, ईदर 5, 4, ईदर 4 और 6 या ईदर 4 और 5। एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी? एंड देयर आर 4 ऑप्शंस। वेरी गुड जॉब, शाबाश। चेतन, प्रिंस, कुमार, अभिषेक, राम, हरफूल, दीपक, निशा, धीरज, सुनील, सौरभ, प्रियंका, निशी, कुमार, संजीव, आकांक्षा, प्रीतम, गुरप्रीत, ज्योति, आना, निशा, पारुल, सोनम, प्रियरंजन, अभिषेक, सुबोध, आशीष, मनीष, मृत्युंजय। ये थे 20 स्टूडेंट पहले जिनके आंसर एकदम परफेक्ट है। वेरी गुड जॉब, शाबाश। तो बेटा क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए सबसे पहले वन कॉमन ट्रिक का यूज करो। और एक और बात, क्वेश्चंस को लिखने में कंजूसी या आलस मत करना। जितने भी क्वेश्चंस मैं बोर्ड पर करा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मैं इस चैप्टर में आपको कराऊंगा कि आपको अलग से एक भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की भी शायद रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो इसलिए क्लास के क्वेश्चन सारे बेहतरीन तरीके से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हाँ जी। तो फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत क्या है? तो सबसे पहले हम टू कॉमन ट्रिक का यूज करते हैं। 4, 6, 4, 6 कॉमन। ठीक है मेरे भाई, 4, 6, 4, 6 को हटा दो तो हमें क्या पता चला? अपोजिट टू 2 इज 3। अपोजिट टू 2 इज 3।
2 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 2। लेकिन ये जो 4 और 6 है इसके विपरीत क्या होगा सर? 4 और 6 के विपरीत, बेटा जो बच्चे लेट आए थे वो फिर से समझ लो टू कॉमन ट्रिक कैसे काम करती है। कॉमन नंबर्स को हटा देते हैं, जो नंबर रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत। तो बेटा 2 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 2, और ये जो 4 और 6 है ये हमेशा एक साथ रहेंगे, और 4 और 6 के विपरीत उन नंबर्स के आने की संभावना है जो 1 से लेकर 6 तक दिख नहीं रहे, दैट आर हिडन फ्रॉम 1 to 6। कौन कौन से नंबर है जो छुपे हुए हैं? 3 और 5, सॉरी 1 और 5, 1 और 5। ये हमारी टू कॉमन ट्रिक अप्लाई हो गई। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। 1 के विपरीत क्या होगा? बेटा अगर हम यहां से ध्यान से देखें फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, तो हमें क्या पता चला? ईदर 4 और 6। तो 1 के विपरीत होगा ईदर 4 और 6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ईदर 4 और 6, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, ईदर 4 और 6, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, अच्छा अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। अगर मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन बदल दूं तो शायद हमारा फिर करेक्ट ऑप्शन कुछ और हो। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है ईदर 4 और 6, ठीक है, जो कि हमने ऑप्शन सी टिक किया। लेकिन अगर मान लो 4 ऑप्शन बदल दूं, अगर इस बार 4 ऑप्शन कुछ ऐसे हो 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 5 4, अब आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? अगर मान लो 4 ऑप्शन है 2 3 5 4 और क्वेश्चन यही है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, 1 के विपरीत कौन सी संख्या है, अब आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? तो सर जैसा कि हम जानते हैं कि 1 के विपरीत 4 या 6 में से कोई एक होगा, 1 के विपरीत 4 या 6 में से कोई एक होगा। अब यहाँ पे 6 और 4 का तो ऑप्शन ये वाला दे नहीं रखा, क्योंकि ये तो परफेक्ट ऑप्शन है, बट ये यहाँ पे दे नहीं रखा। तो हमारी मजबूरी है इन दिए गए चारों में से किसी एक को टिक करना, तो हम ऑप्शन डी को टिक कर देंगे इस समय। ऑप्शन डी को टिक कर देंगे इस समय 4, ऑप्शन डी को टिक कर देंगे 4। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अगर मान लो मैं ऑप्शंस बदल दूं, अगर मैं ऑप्शंस यहाँ पे बदल दूं, हाँ, अगर मैं 4 ऑप्शंस को बदल दूं, अपोजिट टू 1 है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस को बदल दूं और इस बार ऑप्शंस कुछ ये हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस बार ऑप्शंस हैं 2 3 4 कैन नॉट बी डिटरमाइन, 2 3 4 कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? 2 3 4 कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो बेटा 1 के विपरीत 4 या 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। अब यहां पर 4 तो है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इधर 4 और 6 नहीं है, तो यहां पर जो ऑप्शन टिक होगा वो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। अब हम ऑप्शन टिक करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हम 1 के अपोजिट 4 और 6 में से कोई एक आंसर देंगे। यहां पर हमारी मजबूरी है, कंपल्सन है, यहां पर हमारी मजबूरी है, कंपल्सन है हमारी, ठीक है, हमारा कंपल्सन है एक आंसर टिक करना, बट यहां पर ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। चलो, आपने इस क्वेश्चन का भी परफेक्ट ऑप्शन टिक किया, इस क्वेश्चन का भी परफेक्ट ऑप्शन टिक किया, और इस क्वेश्चन का भी परफेक्ट ऑप्शन टिक किया। लेकिन मैं एक और ऑप्शन आपको दूंगा, इस बार देखते हैं कि आप परफेक्ट ऑप्शन टिक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहां हम हमेशा गलती करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। अपोजिट टू 1, 4 2 3, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब कौन सा ऑप्शन टिक होगा? अब सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि मिस्टेक हमेशा इस बार होती है जब हम इन ऑप्शंस का सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बेटा तभी हमें मार्क्स मिलते हैं जब हम करेक्ट ऑप्शन टिक करते हैं। ठीक है, आंसर तो सबका आ गया इधर 4 और 6, लेकिन करेक्ट ऑप्शन टिक करोगे ना तभी आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे। अब देखो, अभी तक हर बच्चे ने इन तीनों के एकदम परफेक्ट आंसर दिए थे, लेकिन अब आप लोग गलत आंसर दे रहे हो, और जैसे कि मुझे उम्मीद थी। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए,
कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन डी, और जाहिर सी बात है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से ही कोई एक ऑप्शन होगा, क्योंकि 2 और 3 तो 1 के अपोजिट हो ही नहीं सकते। 2 और 3 तो 1 के अपोजिट हो ही नहीं सकते। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो 1 के अपोजिट क्या था? 1 के अपोजिट था 4 या 6, मतलब 4 या 6 में से कोई एक नंबर। अगर हम यहाँ पर 4 ऑप्शन को टिक कर देते हैं तो बेटा ये हमारा कंफर्म आंसर हो जाएगा कि 100% 4 आंसर सही है। लेकिन 100% 4 आंसर सही नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर ऑप्शन टिक करेंगे नन ऑफ दीज। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर नन ऑफ दीज कैसे टिक कर सकते हो? आपने यहाँ भी तो 4 ऑप्शन टिक किया था। देखो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सही कौन सा होगा? ऑप्शन सही होगा ईदर 4 और 6 वाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ईदर 4 और 6 वाला। लेकिन ईदर 4 और 6 वाला ऑप्शन तो दे नहीं रखा, इसीलिए अब हम टिक करेंगे नन ऑफ दीज की इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कोई भी परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो जिस क्वेश्चन के पॉसिबिलिटी के 2 आंसर आए और वहां पर अगर नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है तो वो सही माना जाएगा। यही गलती थी जो अक्सर हमसे होती थी, हम यही मिस्टेक कर बैठते थे। अब आगे से ये गलती मत करना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मान लो कि 4 ऑप्शन कुछ ऐसे आ जाएं, ईदर 4 और 6, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नन ऑफ दीज। मान लो सर ये सारे ऑप्शन एक साथ ही आ गए, तब हम क्या करेंगे? और 5, अब हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? तो बेटा अब हमारा परफेक्ट आंसर दे रखा है ऑप्शन ए ईदर 4 और 6। अब हम ना तो कैन नॉट बी डिटरमाइन टिक करेंगे ना नन ऑफ दीज। तो कहने का मतलब है पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन के आंसर किस बेसिस पर देने हैं? ऑप्शन के बेसिस पर देने हैं। सबसे पहले हम कौन सा ऑप्शन छांटते हैं? सर सबसे पहले हम छांटते हैं ईदर 4 और 6 वाला। अगर ये ऑप्शन कहीं दे रखा है तो ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं है तो फिर हम कौन सा ऑप्शन देखेंगे? फिर हम देखेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। मान लो ये भी ऑप्शन नहीं दे रखा, फिर हम कौन सा ऑप्शन देखेंगे? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और अगर मान लो ये भी नहीं दे रखा तो फिर हमारी मजबूरी है कि 4 और 6 में से जो भी एक ऑप्शन है वो हमें टिक करना पड़ेगा। फिर तो 4 और 6 में से जो भी एक ऑप्शन है वो हमें टिक करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से ऑप्शंस का सिलेक्शन हमें करना होता है। ठीक है, क्योंकि आंसर निकालना एक अलग बात है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन टिक करने पर ही एग्जाम में नंबर मिलते हैं। ठीक है, बेटा बताया ना कैन नॉट बी डिटरमाइन और नन ऑफ दीज में से हम कैन नॉट बी डिटरमाइन को प्रेफरेंस देंगे। ये प्रेफरेंस ऑर्डर मैंने बता दिया। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये नहीं दिखता तो इसको देखेंगे, ये भी नहीं दिखेगा तो इसको देखेंगे, और फिर तो लास्ट में हमारे पास इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। अब ये मत कहना कि सर अगर मान लो 4 ऑप्शन कुछ ऐसे आ जाएं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। अब ये मत कहना कि सर अगर मान लो 4 ऑप्शन ऐसे आ गए तब क्या करेंगे? तो बेटा अगर 4 ऑप्शन ऐसे आ गए तो फिर 4 और 6 में से कोई भी ऑप्शन टिक कर लेना, इसके भी नंबर मिल जाएंगे तुम्हें और इसके भी नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक। इसको हम बोलते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। तो फिर आपको इसके भी नंबर मिलेंगे और इसके भी नंबर मिलेंगे, फिर दोनों के नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन एग्जाम में नहीं होगी, लेकिन एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो कर भी सकते हैं, है ना। एसएससी का रिकॉर्ड है कि आज तक बता रहा हूं मैं, जब से एसएससी ने एग्जाम करना शुरू किया ना टिल नाउ 2020 तक जितने भी पेपर हुए एसएससी के, आज तक एसएससी का कोई भी पेपर एकदम परफेक्ट एरर फ्री नहीं है। हर पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में वो प्रिंटिंग मिस्टेक करते ही करते हैं एसएससी वाले। ये उनका धर्म और कर्म है, ये हमेशा होता है। या तो रीजनिंग सेक्शन में 1 या 2 क्वेश्चन गलत आते हैं, या मैथ्स सेक्शन में 1 या 2 क्वेश्चन गलत आते हैं, और जनरली रीजनिंग और मैथ्स में ही गलत आते हैं। ठीक है, इंग्लिश और जीएस में तो 0.1% चांस है गड़बड़ होने की, बट मैथ्स और रीजनिंग में अक्सर क्वेश्चन गलत आ जाता है पेपर में।
तो बेटा कैन नॉट बी डिटरमाइन, 2 3 कैन नॉट बी डिटरमाइन, नन ऑफ दीज आया तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन टिक होगा ना, क्योंकि नन ऑफ दीज से ऊपर कैन नॉट बी डिटरमाइन है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो उम्मीद कर सकते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करने में अब आप परफेक्ट हो चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अगेन देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपको दर्शाई गई हैं। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। फर्स्ट पे है बेटा 1 3 5, सेकंड पे है 5 4 1. There are 2 different positions of a single dice and there are 4 options. अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, याद करो बेटा ये वही क्वेश्चन है जो कल हमने पढ़ा था। कैसे किया था इस क्वेश्चन को सॉल्व कल हमने? सर कल हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से। और हम ऑप्शंस एलिमिनेट किस बेसिस पे करते थे? सर हम हर उस ऑप्शन को हटा देते थे जिसमें 2 विपरीत संख्याएं एक साथ दिखती थी। हम हर उस ऑप्शन को हटा देते थे जिसमें 2 विपरीत संख्याएं हमें एक साथ दिखती थी। ठीक है, याद है ना आपको? 3 4 5, 3 4 5, 1 5 2, 1 5 2 and 1 2 6, 1 2 6 and 3 6 2 and 3 6 2. There are 4 options. अब हमें बताना है अगर इसी पासे की हमें एक और पिक्चर देखनी है तो वो इन चारों में से कौन सी हो सकती है। इन चारों में से कौन सा ऐसा पासा है जो हमारे पासे को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इन 4 डाइसेस में से हमें अपने डाइस को पहचानना है। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे जिसमें 2 विपरीत संख्याएं हमें एक साथ दे रखी हैं। Since 2 opposite numbers cannot be seen together, 2 opposite numbers cannot be seen together. 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। ठीक है मेरे भाई। गुड जॉब, सबके आंसर एकदम परफेक्ट हैं। लेकिन अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन को वो ट्रिक बताऊंगा कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर विद इन 2 सेकेंड दोगे, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, विद इन 2 सेकेंड। हाँ बेटा विद इन 2-3 सेकेंड डेफिनेटली दोगे। ना तो बेटा फीस रिफंड ले जाना। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो बेटा 1 5 1 5 कॉमन है, इन दोनों कॉमन को हटा दिया तो हमें क्या पता चला? अपोजिट टू 3 इज 4, अपोजिट टू 3 इज 4 एंड अपोजिट टू 1 5 इज 2 और 6। ठीक है, ये हमें पता चला। तो हमारा कंफर्म आंसर क्या है कि बेटा 3 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 4 है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डाइस में जो 2 विपरीत संख्याएं होती हैं वो कभी भी एक नहीं दिख सकती, बेटा नहीं दिख सकते। ऑप्शन ए को मैंने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि अगर 3 यहाँ पे है तो डेफिनेटली जो 4 है ना वो इसके विपरीत चला जाएगा। 3 अगर यहाँ पे है तो 4 इसके अपोजिट जाके ना छुप जाएगा। 4 इसके कभी भी साथ नहीं दिख सकता। 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। लेकिन बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। वॉइस में क्या प्रॉब्लम हो गई? ठीक तो है बेटा साउंड? आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो, हाँ जी। बाकी के जो ऑप्शंस हैं बेटा वो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब हम कैसे इस क्वेश्चन को करें सॉल्व? तो आप लोग मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना और समझना, बेहद ध्यान से सुनना। ये जो 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत है ना बेटा, 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत है ना। अब इन दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन हमारा परफेक्ट होगा, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 3 और 4 में से कोई भी एक नंबर दिखाई दे। इन दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन हमारा परफेक्ट होगा
जिस ऑप्शन में 3 और 4 में से कोई भी एक नंबर दिखाई दे। बेटा जो अपोजिट नंबर है ना 3 और 4, इनमें से कोई भी एक नंबर जिस ऑप्शन में दिखेगा वही ऑप्शन हमारा परफेक्ट होगा। क्या यहाँ पे 3 और 4 दिखा? नहीं दिखा। क्या यहाँ पे 3 और 4 दिखा? नहीं दिखा। क्या यहाँ पे 3 और 4 दिखा? दिखा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है कि सर आपने ऐसा बोला? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताओ बेटा कि ऑप्शन बी में 3 और 4 कहां पर है? ऑप्शन बी में 3 और 4 ये दोनों ही संख्याएं कहां पर हैं? सोच कर देखो। सर ऑप्शन बी में ना 3 और 4 ये दोनों ही संख्याएं पीछे छिपी हुई हैं। छिपी हुई है ना। और अगर 3 और 4 दोनों संख्याएं छिपी हुई है इसका मतलब वो एक साथ हैं। इसका मतलब वो नेबर्स हैं, एडजेसेंट हैं, पड़ोसी हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि दो विपरीत सतह कभी भी एडजेसेंट, नेबर्स, पड़ोसी नहीं हो सकते। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो बेटा ये दोनों विपरीत संख्याएं अगर छिपी हुई हैं इसका मतलब वो एक साथ हैं और ये एक साथ कभी हो नहीं सकते। यहां भी 3 और 4 दोनों छिपी हुई है इसका मतलब दोनों एक साथ हैं और वो एक साथ नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये है कि दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं, क्योंकि अगर वो एक साथ छिप गई तब भी तो वो एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए, पड़ोसी। अब लिखो बेटा एक नोट, फटाफट से नोट लिखो। कल एक नोट लिखाया था ना, उसी को ही हमें दोबारा से लिखना। लिखो टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी two opposite numbers can never be seen together. Two opposite numbers can never be seen together and also can never be hidden together. And also can never be hidden together. Two opposite numbers can never be seen together and also can never be hidden together. And also can never be hidden together. हिंदी में लिखो बेटा, हिंदी में। दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं। दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। यानी कि इन दोनों विपरीत संख्याओं में से एक संख्या का दिखना जरूरी है। तो जिस ऑप्शन में वो संख्या होगी वो ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप सोच रहे हो, मान लो सर एक और ऐसा ऑप्शन आ जाए जिसमें सर 4 हो तो बेटा वो भी ऑप्शन सही होगा। तो फिर दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। तो कहने का मतलब ये है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना ये पॉसिबिलिटी के आधार पर है। इसकी जो थर्ड फिगर हम बना रहे हैं ना ये पॉसिबिलिटी के आधार पर कि इन चारों में से ये नहीं बन सकती, ये नहीं बन सकती, ये नहीं बन सकती। अगर किसी के चांस है बनने के तो ये है। ये 100% ट्रू नहीं है, बट इन चारों में से ये 3 गलत हैं, सिर्फ यही बन सकती है। ये संभावना के आधार पे ही क्वेश्चन बनाया गया है। ये ऑप्शन डिपेंडेंट ही क्वेश्चन है, ये 100% ट्रू नहीं आंसर है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ जी। अब देखो इस ट्रिक का जब आप यूज करोगे ना तो जैसे कि मैंने आपसे कहा विद इन 2 सेकेंड आप अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे, 100% दोगे। क्वेश्चन नंबर 18। अगेन देर आर 2 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। बनाओ बेटा, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां बनाओ। देर आर 2 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। A, D, F, A, C, F, and there are 4 options. Option A, option B,
option C, and option D. There are 4 different positions of a single dice. Option A, B, C थी. ठीक है, तैयार हैं आप 2 सेकंड में आंसर देने के लिए? हाँ जी, क्या आप विद इन 2 सेकंड आंसर देने के लिए तैयार हैं? हाँ? बेटा 3 और 4 कभी भी एक साथ नहीं हो सकते. 2 विपरीत संख्याएं कभी एक साथ नहीं दिख सकती, ना एक साथ छिप सकती. हाँ जी, विद इन 2 सेकंड आंसर आएगा. C, D, E, A, F, E, D, D, A, B, B, E, F, B, E, F, B, E, F. आशीष, हरफूल, सूरज, मुन्ना, जय, शिवांगी, आलोक, गणेश, शुभम, मृत्युंजय, चंदन कुमार, सुगंधा, पुष्पेंद्र, राजेश, चिंटू, अजीत, निशांत, सुनील, आकांक्षा, अखिलेश, निर्भय, सिद्धू, संदीप, पारुल, अमन, वकील, युवराज, मनीष, पंकज, स्वाति, ये थे पहले 25 स्टूडेंट्स. हाँ, गुड जॉब, शाबाश. तो कुछ करना ही नहीं है बेटा. देखो AF कॉमन. एक सेकेंड. देखो ये जो फिगर्स मैंने बनाई है ना, ये गलत फिगर बना दी है. थोड़ा सा ना करेक्शन आपको करना पड़ेगा. मैं AF को ऐसे नहीं बना सकता. ठीक है मेरे भाई, नहीं बना सकता. यहाँ पर मुझे F लिखना पड़ेगा, यहाँ पर A. अब ठीक है, पिक्चर को थोड़ा सा करेक्ट कर लो बेटा. मैं यहाँ पर AF नहीं लिख सकता क्योंकि ये भी AF एंटी क्लॉक, ये भी AF एंटी क्लॉक. तो फिर D और C नहीं, फिर तो D और D या फिर C और C होगा. इसलिए मुझे A और F ऐसे लिखना पड़ेगा. मैं पुराना फिगर नहीं बना सकता, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो. तो बेटा AF कट गया. ठीक है मेरे भाई. हाँ जी, तो C के अपोजिट D आ गया. तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें C और D में से कोई भी एक पिक्चर दिखाई देगी. बेटा C और D दोनों एक साथ नहीं दिख सकते. C और D में से कुछ भी नहीं दिख रहा. C और D में से कुछ भी नहीं दिख रहा. C और D में से D दिख गया. तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन C इज द राइट आंसर. भवेश, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. कितने क्वेश्चन हो गए? 18. क्वेश्चन नंबर 19. अगेन देर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस. फिर से एक ही पासे की बेटा 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं. देर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस. ठीक है, 1, 2, 3 एंड 1, 3, 6. और एक और थर्ड पोजीशन है यहां पर. कल याद है ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. ठीक है, 4, 5 क्वेश्चन मार्क. व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 6, ऑप्शन C either 2 or 6, ऑप्शन D कैन नॉट बी डिटरमाइन. अब बताओ व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, बताओ.
तो सबसे पहले तो 2 कॉमन ट्रिक अप्लाई करो। 1 3 कॉमन है, तो 2 के अपोजिट 6 है, और 1 और 3 के अपोजिट 4 और 5 है। तो बेटा यहाँ पे 4 और 5 दे रखा है, ठीक है मेरे भाई, 4 और 5 दे रखा है। और हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो दो विपरीत संख्याएं हैं 2 और 6, ये ना तो कभी एक साथ छिप सकती हैं और ना ही कभी एक साथ दिख सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पक्का 2 और 6 में से एक नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 और 6 में से कोई भी नंबर यहाँ पे ना लूं तो बेटा फिर ये 2 और 6 छिप जाएंगे, जबकि 2 और 6 कभी भी छिप नहीं सकते। तो इस फिगर में 2 या 6 में से किसी एक नंबर का आना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि संख्याओं में से किसी एक संख्या का आना यहाँ पे बहुत जरूरी है, एक नंबर का दिखना बहुत जरूरी था, तभी तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्योंकि दोनों विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती, दोनों विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती, ठीक है। इन दोनों में से एक का दिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये दोनों कभी भी एक साथ छिप नहीं सकते। ए बी सी बी ए डी एंड सी ई क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी डी और एफ, ऑप्शन सी कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऑप्शन डी डी और ए। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा? अब जैसा कि हम जानते हैं, आप लोगों को लगता है मेरे ख्याल से क्वेश्चन नोट करने में इंटरेस्ट नहीं है, आंसर देने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। हाँ, क्वेश्चन को लिखते ही आंसर दे देते हो, तो बेटा नोट भी तो करो। ए बी कॉमन, तो सी के अपोजिट क्या होगा? डी होगा। तो इन दोनों विपरीत संख्याओं में से किसी एक का दिखना जरूरी है, और वो सी दिख गया, तो यहाँ पे डी कभी नहीं आ सकता, डी यहाँ पे कभी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता, हम पता नहीं लगा सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। यहाँ पर एफ भी आ सकता है ना, यहाँ पर एफ भी आ सकता है, और यहाँ पर ई और कौन सा नंबर बच गया? एफ के अलावा ए बच गया, है ना। यहाँ पर ए भी आ सकता है और एफ भी आ सकता है, डी नहीं आ सकता बस। बी भी आ सकता है यहाँ पर बी भी आ सकता है, तो कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन। पर डी नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि अगर डी आ गया तो सी और डी दो विपरीत संख्याएं एक साथ दिखने लग जाएंगी, ठीक है मेरे भाई। अगेन देर आर टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस। फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने दर्शाई गई हैं। एक और स्थिति इसके सामने है पासे की। एक, दो, तीन, चार, तीन, दो, चार, तीन, दो, 6 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क।
इस बार आपको 2 क्वेश्चन मार्क फिल करने हैं। कितने क्वेश्चन मार्क फिल करने हैं बेटा? 2 क्वेश्चन मार्क फिल करने हैं। 1 and 4, अरे 1 and 4, 1 and 4, 2 and 3, 1 and 2, या फिर 2 and 5। अब बताओ, इस बार आपको एक नहीं 2 क्वेश्चन मार्क फिल करने हैं। इस बार आपको एक नहीं 2 क्वेश्चन मार्क फिल करने हैं। अब बहुत बेहद सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना, बेहद सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना। राम, वरदान, कुमार, हरफूल, नीरज, निशा, शुभम, संदीप, दीपिका, अंशिका, युवराज, मृत्युंजय, केतन, सतीश, सोनम, विवेक, रूपेश, शिवांशु, योगेश, कुमार, मनोज, प्रिंस, दीपशिका, निर्भय, रवि, एजाज, तबस्सुम, दीपक, अनुज, निशांत, सानिफ, शहनाज, आदर्श, कुणाल, अभिषेक, मोहम्मद, शिवांगी, आकांक्षा। गुड जॉब, शाबाश, वेल डन। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन सी ट्रिक से सॉल्व करें, 1 कॉमन ट्रिक से या 2 कॉमन ट्रिक से? सर इस क्वेश्चन को हम 2 कॉमन ट्रिक से डील करेंगे। 2 3 2 3 कॉमन है, तो हमें क्या पता चला? सर हमें पता चला अपोजिट टू 1 is 4। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2 विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। तो 1 और 4 दोनों एक साथ कभी नहीं दिख सकते, 1 और 4 दोनों कभी एक साथ नहीं दिख सकते। और अगर मैं 2 और 3 का यूज करता हूं बेटा, 2 और 3 का, इसका मतलब 1 और 4 दोनों छिप जाएंगे, तो दोनों छिप भी नहीं सकते। अगर मैं 2 और 5 का यूज करता हूं, 2 और 5, तो बेटा 1 और 4 दोनों छिप जाएंगे। तो 2 विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ छिप सकती हैं, ना कभी एक साथ दिख सकती हैं। इसका मतलब 1 और 4 में से कोई एक दिखेगा। तो 1 और 4 में से कोई एक दिखेगा और वो है ऑप्शन सी में। क्योंकि अगर मैं ऑप्शन बी या ऑप्शन डी का यूज करता हूं तो फिर 1 और 4 दोनों संख्याएं छिप जाएंगी और 2 विपरीत संख्याएं एक साथ छिप नहीं सकती और 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती। 2 कॉमन ट्रिक के सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे ऑप्शन से एलिमिनेट किए जाते हैं कि 2 विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। ठीक है मेरे भाई? वो विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं, वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें 1 और 4 में से कोई एक नंबर दिखे। तो 1 और 4 में से कोई एक नंबर दिखे तो ऑप्शन सी में था। तो फाइनली अब हम 2 कॉमन ट्रिक में भी परफेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, 1 कॉमन ट्रिक से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन बना लिए, हमने 2 कॉमन ट्रिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, हाँ जी। ई क्वेश्चन मार्क, सी एंड डी, ए एंड बी, ए एंड एफ, या फिर सी एंड एफ, सी एंड एफ। अब हम 1 कॉमन ट्रिक से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अब हम 2 कॉमन ट्रिक से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
और मैंने आपको 1 कॉमन और 2 कॉमन वाले हर टाइप्स के क्वेश्चन करा दिए, जितने भी टाइप्स अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं हमने सारी की सारी टाइप्स बहुत अच्छे से डिस्कस कर ले। ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस कर ले। अच्छा, यहाँ पर ट्रू कॉमन ट्रिक लगेगी, ए बी कॉमन है तो बेटा सी के अपोजिट क्या है, डी। तो इस ऑप्शन में से अगर मैं सी और डी ऑप्शन फर्स्ट को अप्लाई करूं तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन को यूज करने पर क्या होगा कि ये दोनों विपरीत संख्याएं एक साथ दिखने लगेंगी, और दो विपरीत संख्याएं कभी एक साथ दिख नहीं सकती। अगर मैं ए और बी को यूज करूं, ए और बी को, तो इसका मतलब सी और डी दोनों विपरीत संख्याएं एक साथ छिप जाएंगी, और ये छिप भी नहीं सकती। अगर मैं ऑप्शन थर्ड को यूज करूं, ए एंड एफ, तब भी सी और डी दोनों विपरीत संख्याएं एक साथ छिप जाएंगी। इन दोनों में से किसी एक का दिखना जरूरी है, तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। एक बात हमेशा अपने माइंड में रखना, जब भी 2 कॉमन वाला क्वेश्चन आता है ना, तो जितने भी हम ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं, जैसे इसमें हमने फोर्थ ऑप्शन टिक किया, इसमें हमने थर्ड ऑप्शन टिक किया है ना, और इसमें हमने मतलब जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं रिगार्डिंग 2 कॉमन, हमेशा याद रखना वो सारे के सारे ऑप्शंस 100% ट्रू नहीं थे, वो संभावना के आधार पे सही है। मतलब दिए गए 4 ऑप्शन में से अगर किसी एक ऑप्शन की सही होने की संभावना है तो वो ये है, क्योंकि 2 कॉमन ट्रिक से हम सभी आंसर परफेक्ट नहीं दे सकते, इसीलिए जो हम ऑप्शन टिक करते हैं वो एक संभावना होती है, ना कि वो 100% परफेक्ट ऑप्शन होता। 1 कॉमन ट्रिक में हमने जितने भी ऑप्शन सही किए थे बेटा वो एकदम 100% ट्रू थे, लेकिन 2 कॉमन ट्रिक में जितने भी ऑप्शन हमने सही किया वो एक संभावना के आधार पे सही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ये 100% ट्रू है, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे सर मान लो सी के साथ अगर मान लो यहाँ पे होता सर ए, तो वो भी ऑप्शन सही होता। ठीक है जी, चलिए तो साहब, तो 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक में अब आप लोग एकदम परफेक्ट हो चुके हो, एकदम माहिर हो चुके हो। अब आप 1 कॉमन और 2 कॉमन ये दोनों ही ट्रिक में एकदम परफेक्ट हो चुके हो, है ना, और दोनों ट्रिक से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 2 फिगर के केस में कौन सी ट्रिक बची? हाँ जी, केस सेकंड में अब बची नो कॉमन ट्रिक। जब दोनों फिगर में एक भी नंबर कॉमन ना हो तब हम क्या करेंगे? जब दोनों फिगर में एक भी नंबर कॉमन ना हो तब हम क्या करेंगे? There are 2 different positions of a single dice. 1, 2, 6, 3, 4, 5। अब देखो यहां पर ना तो मैं 1 कॉमन ट्रिक का यूज कर सकता, अलीजे I don't know why I want to talk to you. प्यार तो नहीं हो गया आपको मुझसे? पीडीएफ सिद्धू थोड़ा वेट करो, पीडीएफ सब मिलेंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, उसके लिए थोड़ा सा सब्र करो। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 22 तो हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 23 नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 कराएंगे, टेंशन नॉट, घबराओ मई, क्वेश्चन नंबर 33 कराएंगे, सॉरी 13। अब देखो यहां पर ये बताओ, क्या यहां पर मैं 1 कॉमन ट्रिक का यूज कर सकता हूं? क्या यहां पर 1 कॉमन ट्रिक का यूज हो सकता है? सर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। क्या यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक का यूज हो सकता है? नहीं हो सकता। ना तो 1 कॉमन ट्रिक का यूज हो सकता, ना 2 कॉमन ट्रिक का यूज हो सकता। ठीक है, यहाँ पर नो कॉमन ट्रिक का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी नंबर कॉमन नहीं है। तो मेरे भाई, जब आपको पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, एक बार आपको दिखाए गए 1, 2, 6, दूसरी बार इसी पासे को आपने देखा तो आपको दिखे 3, 4, 5। तो जो 3, 4, 5 है बेटा, एक बार प्रैक्टिकली फील करो, प्रैक्टिकली सोचो कि अगर ये 1, 2, 6 है तो जो 3, 4, 5 है वो कहां पर है? कहां पर है 3, 4, 5? सर 3, 4, 5 इसके पीछे है।
अब आप ये डिसाइड कैसे करोगे 100% कि 1 के पीछे क्या है? क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि 1 के अपोजिट 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा? क्या आप कंफर्म का बोल सकते हो? अगर हम प्रैक्टिकली सोचें कि हमने एक पासा देखा, हमें नंबर दिखे 1 2 6, है ना, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि 1 के विपरीत क्या है, 3 है, 4 है या 5 है? नहीं डिसाइड कर सकते ना। यस, तो बेटा नो कॉमन ट्रिक में हम कोई भी आंसर परफेक्टली नहीं दे सकते। कोई भी नंबर किसी के भी विपरीत आ सकता है, लेकिन ये जो 1 2 6 है, ये जो 1 2 6 है, ये हमेशा एक साथ रहेंगे और इनके विपरीत बाकी के 3 4 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है। 3 4 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच के देखो बेटा, कोई भी रट्टाफिकेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली फील करो 1 के अपोजिट 3 भी हो सकता है, 1 के अपोजिट 5 भी हो सकता है, 1 के अपोजिट 4 भी हो सकता है। हम कैसे कंफर्म करें? क्योंकि ना तो 1 कॉमन ट्रिक लग पा रही है, ना ही 2 कॉमन ट्रिक लग पा रही है, तो कॉमन के बेसिस पे हम उसको इमेजिनेशन भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम उसको घुमा के इमेजिन करें, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर कोई भी नंबर किसी के विपरीत आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक क्लॉज है कि एसएससी में जब ये क्वेश्चन आता है तो वो कंफर्म आंसर मांगते हैं। तो वो कंफर्म आंसर मांगते हैं कि हमें कंफर्म बताओ 1 के अपोजिट क्या होगा। तो इसीलिए नो कॉमन ट्रिक में उन्होंने एक कंसेप्ट यूज किया है स्टैंडर्ड और जनरल डाइस का। बेसिकली डाइस आर ऑफ 2 टाइप्स। बेटा जो पासे होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डाइस, सेकेंड वन इज जनरल डाइस। स्टैंडर्ड को हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, जनरल को हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा। डाइस आर ऑफ 2 टाइप्स। पहले बेटा इसको यहीं छोड़ो, इस बात को अभी यहीं खत्म करो, पहले स्टैंडर्ड और जनरल को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? लिखो बेटा, हेडिंग डालो स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। ये काम आएगा बेटा आपको नो कॉमन ट्रिक में। ये नो कॉमन ट्रिक में काम आएगा, क्योंकि नो कॉमन तो वैसे कोई ट्रिक ही नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर किसी के भी विपरीत आ सकता है, लेकिन एसएससी चाहती है कि हम एक आंसर दें, तो इसीलिए उसने जनरल और स्टैंडर्ड डाइस का कंसेप्ट यूज किया है। इसीलिए स्टैंडर्ड और जनरल डाइस के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो हेडिंग डालो बेटा, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा। लिखो इफ, अच्छा आप लोगों ने कभी लूडो खेला है? तो जिस पासे से हम लूडो खेलते हैं वो पासा आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा है? उस पासे में ना एक खास बात होती है, उस पासे में एक खास बात होती है, पता है क्या? आप कभी उसको ध्यान से देखना। जहां पे 1 डॉट होती है ना, जब आप उसके पीछे देखोगे तो आपको दिखाई देंगी 6 डॉट। जहां पे 2 डॉट्स होती हैं, जब आप उसके पीछे देखोगे तो आपको दिखाई देंगी 5 डॉट्स। जहां पे 3 डॉट्स होती हैं, जब आप उसके पीछे देखोगे तो आपको दिखाई देंगी 4 डॉट्स। यानी कि हर 2 विपरीत सतहों का जो सम निकल कर आएगा वो 7 निकल कर आएगा, और उसी पासे को हम मानक पासा कहते हैं। लिखो 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 बेटा, हेडिंग डालो। देखो इफ every if the sum of every 2 opposite surfaces, standardize heading डालो, if the sum of every 2 opposite surfaces, the sum of every 2 opposite surfaces, if the sum of every 2 opposite surfaces is 6, if the sum of every 2 opposite surfaces is 6, then the dice is called a standard dice. If the sum of every 2 opposite surfaces is 6, then the dice is called a standard dice. हिंदी में लिखो बेटा, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, यदि प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग 7 है, तो उस पासे को मानक पासा कहते हैं। यदि प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग 7 है, तो उस पासे को
मानक पासा कहते हैं। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है तो उस पासे को मानक पासा कहते हैं। इफ द सम ऑफ एवरी टू अपोजिट सरफेसेस इज इक्वल टू 7 एंड द डाइस इज कॉल्ड अ, इंग्लिश में 6 कहा था, 7 बेटा 7 6 नहीं 7। इफ द सम ऑफ एवरी टू अपोजिट सरफेसेस इज 7, इफ द सम ऑफ एवरी टू अपोजिट सरफेसेस इज 7, 6 नहीं बेटा 7 है। If the sum of every two opposite surfaces is 7, then the dice is called a standard dice. If the sum of every two opposite surfaces is 7, then the dice is called a standard dice. यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है तो उस पासे को मानक पासा कहते हैं। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है तो उस पासे को मानक पासा कहते हैं। तो उस पासे को मानक पासा कहते हैं। अब लिखो एग्जाम्पल, मतलब सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन हल। मानक पासा का हाँ सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन इसका हल क्या होता है, लिखो सॉल्यूशन। अगर जहां पर एक है बेटा, एक के विपरीत हमेशा क्या होगा, 6 होगा। 6 के विपरीत हमेशा 1 होगा। 3 के विपरीत हमेशा 4, 4 के विपरीत 3 और 1 से 2 के विपरीत हमेशा 5, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत हमेशा 4, 4 के विपरीत हमेशा 3। तो अगर हमारा पासा मानक है तो उसका ये आंसर फिक्स्ड होते हैं, ये फिक्स्ड आंसर होते हैं, ठीक है। अगर हमारा पासा मानक है तो स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज में हर दो अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो हमेशा 7 होता है। हर दो विपरीत सतहों का जो योग होता है वो 7 होता है। 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक मानक पासा है, ये एक मानक पासा है, दिस इज अ स्टैंडर्डाइज, ये एक मानक पासा है। अगर मैंने आपसे कहा कि ये एक मानक पासा है, ठीक है, क्या है बेटा, ये एक मानक पासा है, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे नंबर है 1 2 3। तो मुझे बताओ अगर ये एक मानक पासा है तो 1 के विपरीत क्या होगा। सर अगर ये मानक पासा है तो 1 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत हमेशा 4 होगा और 2 के विपरीत हमेशा 5 होगा। तो अगर ये मानक पासा है तो इसके आंसर पहले से फिक्स्ड होते, ठीक है। अब लिखो बेटा जनरल डाइस साधारण पासा, हेडिंग डालो जनरल डाइस साधारण पासा। इफ एनी टू adjacent surface sum is equal to 7, if any two adjacent surface sum is equal to 7, then the dice is called a general dice. If any two adjacent surface sum is equal to 7, then the dice is called a general dice. हिंदी में लिखो बेटा, हिंदी में लिखो, एबीसीडी में बेटा जनरल और स्टैंडर्ड का कंसेप्ट यूज नहीं होता, एबीसीडी में नहीं होता। लिखो हिंदी में, यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है, यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो उस पासे को साधारण पासा कहते हैं। यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो उस पासे को साधारण पासा कहते हैं। यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो उस पासे को साधारण पासा कहते हैं। यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो उस पासे को साधारण पासा कहते हैं। अब लिखो एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो बेटा, उदाहरण। एक पासा बनाओ, हाँ जी, लिखो उदाहरण एग्जाम्पल। एक पासा बनाओ 3 4 5। तो अगर किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो उस पासे को साधारण पासा कहते हैं। देखो 3 और 4 इन दोनों पड़ोसी सतह का योग 7 है ना, तो यानी कि ये एक साधारण पासा है।
यानी कि ये कभी भी मानक नहीं हो सकता, क्योंकि मानक पासा में 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत आते हैं, जबकि यहाँ 3 और 4 पड़ोसी हैं। तो ये एक साधारण पासा है, और साधारण पासा में कोई भी नंबर किसी के भी विपरीत आ सकता है। ये जो 3 4 5 है ना, ये बाकी की तीनों के विपरीत हो सकते हैं, 1 2 6। हम कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन सा नंबर किसके विपरीत है। तो साधारण पासा में कोई भी नंबर किसी के विपरीत आ सकता है, लेकिन मगर वो मानक पासा है तो हमारे आंसर फिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए साहब, अब बात यह है सर कि हम पहचानते कैसे हैं। अगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये मानक है और ये साधारण है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये मानक पासा है ना, या फिर ये एक साधारण पासा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया कि ये मानक है या ये साधारण है, तो हम खुद से कैसे पहचानेंगे मानक और साधारण। देखो, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना, और मेरे साथ साथ कुछ फिगर्स मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ, वो फिगर्स बना लो बेटा। वो फिगर्स मेरे साथ साथ बोर्ड पर बना लो। फिगर्स बना लो बेटा बोर्ड पर। 3 4 5, 3 2 5, 1 3 6, 2 5 4 6 1 6 3 4, 1 2 3 3 4 5 2 4 6। ये फिगर्स आप बोर्ड पर बना लो। ये 9 पासे हैं, ये अलग अलग पासे हैं। इन 9 पासों को बना लो बेटा फटाफट से। जल्दी से। अब आप लोग ये बताओ बेटा, अब आप लोग ये बताओ कि ये जो पहला पासा है, ये साधारण है या नहीं। सर, ये 100% साधारण पासा है। दिस इज अ जनरल डाइस कि अगर किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है, तो वो पासा एक साधारण पासा होता है, वो पासा एक जनरल डाइस होता है। अगर मैं इसके आंसर्स पूछूं, बताओ 3 के विपरीत क्या है, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, बताओ ये एक जनरल डाइस है। सर, ये भी एक जनरल डाइस है, क्योंकि अगर किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है, तो वो पासा एक साधारण पासा कहलाता है। और अगर ये एक साधारण पासा है, मानक नहीं है, तो 2 3 5 ये जो 3 नंबर हैं, इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के नंबर आ सकते हैं 1 4 6। सर, 6 और 1 7। अगर किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है, तो वो पासा एक साधारण पासा होता है, वो कभी मानक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 1 3 6 के विपरीत 2 4 5 में से कुछ भी आ सकता है।
ठीक है, तो ये भी एक जनरल डाइस है, ये भी एक जनरल डाइस है, ये भी एक जनरल डाइस है। अगर किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो वो कंफर्म 100% जनरल डाइस है, वो कभी मानक नहीं हो सकता, कभी भी वो मानक पासा नहीं हो सकता, कभी भी वो स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता। सर 2 और 5 7, ये भी एक जनरल डाइस है सर, कंफर्म है सर। 6 और 1 7, सर ये भी एक जनरल डाइस है, ये भी कंफर्म है सर। ठीक है, 3 और 4 7, सर ये भी एक जनरल डाइस है, ये भी कंफर्म है। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये 100% 100% जनरल डाइस हैं सारे के सारे। इनमें से कोई भी मानक पासा नहीं है, इनमें से कोई भी मानक पासा नहीं है, कोई भी मानक पासा नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, क्या यहाँ पर किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है? 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3 और 1 4। सर यहाँ पर किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है, तो हमारे हिसाब से ये जनरल डाइस नहीं है। तो अगर ये जनरल डाइस नहीं है तो बेटा ये कौन सा पासा है? फिर सर ये स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, हाँ कि ना? सर अपने हिसाब से तो यही है ना, क्योंकि यहाँ पर किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है, इसका मतलब ये जनरल डाइस नहीं है। जनरल डाइस नहीं है तो फिर ये स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा। तो यहाँ पर 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। लेकिन अब मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकली पूछना चाहता हूँ। प्रैक्टिकली मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल प्रैक्टिकली फील करो कि एक पासा आपके सामने है और उसमें तुम्हें 1 2 3 नंबर दिखाई दे रहा है, तो बेटा आप ये 100% कैसे कह सकते हो कि जो 6 है वो 1 के विपरीत होगा? अगर मान लो गलती से 6 1 का पड़ोसी निकल आया, मान लो 6 यहाँ पर हो, तब तुम क्या कर लोगे? क्योंकि आप लोगों को तो पीछे की सतह दिख नहीं रही ना, तो कहने का मतलब ये है ये तो 100% जनरल डाइस है, लेकिन इस डाइस के बारे में श्योरिटी नहीं है, ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है और ये जनरल डाइस भी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर 100% नहीं बोल सकते कि पक्का 1 के अपोजिट ही 6 होगा। हो सकता है कि 6 1 के साथ हो, आपने देखा तो थोड़ी है, क्या आपने पीछे की तीनों सतह देख ली? नहीं देखी ना। तो अगर हम प्रैक्टिकली फील करें और एक पासा हमारे सामने है और उस पे 1 2 3 नंबर हमें दिख रहे हैं, तो बाकी के जो नंबर हैं 4 5 6 वो कहीं भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि 6 1 के अपोजिट हो, 6 हो सकता है 3 के अपोजिट हो। और तो अगर मान लो 6 3 के अपोजिट है तो बेटा ये एक जनरल डाइस हो जाएगा, हो गया ना जनरल डाइस। लेकिन 6 1 के भी अपोजिट हो सकता है, यानी कि ये स्टैंडर्ड डाइस भी हो सकता है। तो यहां पर दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि ये स्टैंडर्ड डाइस भी हो सकता है और जनरल डाइस भी हो सकता है। लेकिन एग्जाम में इसको हम स्टैंडर्डाइज ही मानते हैं। एसएससी इसको स्टैंडर्डाइज ही मानता है, मानक पासा ही मानता है। ठीक है, एसएससी इसको स्टैंडर्डाइज मानता है, या फिर एग्जाम में ये गिवन होगा कि ये एक मानक पासा है। तो बेटा अगर ये मानक पासा है तो फिर यहाँ पर 1 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा और 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट 4 होगा। ठीक है, तो या तो एग्जाम में इसको स्टैंडर्डाइज बोला जाएगा, अगर नहीं बोला गया तो फिर हमें इसको मानक पासा ही एज्यूम करना है, स्टैंडर्डाइज ही मानना पड़ेगा। और जब हम इसको स्टैंडर्डाइज मानेंगे तो फिर हम 1 के अपोजिट 6 बोलेंगे, 2 के अपोजिट 5 बोलेंगे और 3 के अपोजिट 4 बोलेंगे। लेकिन मैं प्रैक्टिकली हमने प्रूफ किया कि सर ये जरूरी नहीं कि ये स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि जरूरी नहीं कि 1 के अपोजिट ही 6 हो, क्योंकि हमने पीछे की सरफेस तो देखी नहीं है ना, 6 तो कहीं भी प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए सर यहां पर किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है, सॉरी 3 और 4 7, एक सेकेंड 3 और 4 7, यानी कि ये सर 100% मानक पासा नहीं है, तो ये एक जनरल डाइस है। सर ये तो 100% एक जनरल डाइस है, क्योंकि 3 और 4 7, अगर किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो वो तो 100% जनरल डाइस है। सर यहाँ पर 2 और 4 6, 6 और 4 10, 6 और 2 8, यहाँ पर किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है। इसका मतलब प्रैक्टिकली तो ये जनरल स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू एग्जाम हमें इसको क्या मानना है? स्टैंडर्डाइज, क्योंकि ये जनरल डाइस हम प्रूफ नहीं कर पा रहे।
किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं दिखा, जनरल नहीं है तो इसको हम मानेंगे स्टैंडर्ड। यानी कि 2 के अपोजिट क्या होगा 5, 4 के अपोजिट 3 और 6 के अपोजिट 1। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली फील करें तो जरूरी नहीं है कि 6 के अपोजिट 1 यहाँ पर हो सकता है 6 के साथ हो 1, हमें दिख नहीं रहा। ठीक है। तो कहने का मतलब है सिंगल डाइस को देखकर हम 100% नहीं बोल सकते कि ये स्टैंडर्ड है। हम 100% तभी बोल सकते हैं किसी भी पासे को स्टैंडर्ड जब हमारे पास सारे आंसर्स हो। अगर मान लो किसी पासे के आंसर्स कुछ इस प्रकार हैं, तभी हम उसको 100% स्टैंडर्ड बोलेंगे। अगर किसी डाइस के पहले से हमारे पास आंसर्स हैं 1, 6, 2, 5, 3, 4, तभी हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये एक मानक पासा है। या फिर एग्जाम में गिवन होता है कि यदि ये एक मानक पासा है, क्वेश्चन में गिवन होता है यदि ये एक मानक पासा है। ठीक है। तो आप समझ गए ना। अक्सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है हमें स्टैंडर्डाइज में। तो देखो मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया। जनरलाइज को तो हम 100% प्रूफ कर देते हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज को हम 100% प्रूफ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पास आंसर्स नहीं है, तो हम कैसे प्रूफ करें? अगर हमारे पास पहले से सारे आंसर हो तो हम 100% प्रूफ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर इसी का। अभी मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया, अभी तो सिर्फ मैंने आपको जनरल और स्टैंडर्ड के बारे में समझाया है। अभी तो मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड और जनरलाइज के बारे में समझाया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कर चुके थे हम? 22 क्वेश्चन कर चुके थे ना। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, नोट करो 23। और एक ही पासे की दो अलग अलग पोजीशन बनाओ बेटा। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, 1, 2, 3, 3, 4, 5। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। अगेन देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। फिर से बेटा एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने दर्शाई गई हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 and 6, 4, 3. Find the number which is opposite to 6. 6. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अगेन देर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपको दर्शाई गई हैं। ठीक है। फर्स्ट पे है 1, 2, 5, 3, 4, 6। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 5। Next, question number 26. Again, there are 2 different positions of a single dice. फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपको दर्शाई गई हैं। फर्स्ट पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6। Find the number which is opposite to 3. Find the number which is opposite to 3. ये 4 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि जो भी कुछ हमने पढ़ा अभी तक वो सब कुछ हमारा रिवाइज हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 को ध्यान से देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 में 1 कॉमन ट्रिक काम करेगी। 1 कॉमन ट्रिक, 3 को ऊपर नीचे लिखो, 3, 1, 2, 3, 1, 2 और 3, 4, 5 और 3, 4, 5। तो हमें क्या पता चला? 4 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत 1 है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 1 कॉमन ट्रिक पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 24 2 कॉमन ट्रिक पर बेस्ड है। 3, 4, 3, 4 कॉमन। तो बेटा 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत 2 होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 2 कॉमन ट्रिक पर बेस्ड है। अब बात करते हैं 25 और 26 की, क्योंकि 25 और 26 ये है बेटा नो कॉमन। यहां पर एक भी नंबर कॉमन नहीं है, यहां पर एक भी नंबर कॉमन नहीं है, और ये भी है नो कॉमन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बेटा नो कॉमन ट्रिक में मैंने आपको बताया कि आपको ना जनरल और स्टैंडर्डाइज चेक करना है। अब आप चेक करो,
सर 2 और 5 7, 2 और 5 7। सर ये 100% एक जनरल डाइस है। जब ये 100% जनरल डाइस है बेटा, पक्का यकीन हो गया हमें 100%। तो 5 के विपरीत 1 2 5 ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीनों नंबर आ सकते हैं 3 4 6। तो हमसे पूछा है 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 3 4 6 में से कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक साधारण पासा है, ये एक जनरल डाइस है। क्या है? साधारण पासा। अब यहां पर आ जाओ बेटा, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 5 और 6 11, 6 और 4 10। किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग, किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग हमें 7 नहीं दिखा, 7 नहीं दिखा, इसका मतलब ये एक जनरल डाइस नहीं प्रूफ हो पा रहा हमसे। तो हम इसको क्या मानेंगे? हम इसको स्टैंडर्ड मानेंगे। और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत 4 होगा। लेकिन बेटा प्रैक्टिकली अगर हम फील करें, अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, तो जरूरी नहीं ये स्टैंडर्ड हो, जरूरी नहीं 3 के विपरीत 4 हो सकता है 3 के विपरीत 5 हो और 4 जो है वो 3 के साथ हो, अगर प्रैक्टिकली फील किया जाए तो। बट अकॉर्डिंग टू एग्जाम हमें 3 के विपरीत 4 लेना है, ठीक है, क्योंकि हम इसको जनरल डाइस प्रूफ नहीं कर पा रहे। किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग हम 7 नहीं ले पा रहे, तो जनरल नहीं है, तो ये एक स्टैंडर्ड है। तो इसमें 3 के विपरीत क्या आ गया? 4 आ गया। तो कहने का मतलब ये है, अब हम वन कॉमन ट्रिक में परफेक्ट हो चुके हैं। वन कॉमन ट्रिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। 2 कॉमन ट्रिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। और नो कॉमन ट्रिक में कुछ नहीं था, सिर्फ जनरल स्टैंडर्ड का कंसेप्ट था, ठीक है। तो ये तीनों ही ट्रिक हम पढ़ चुके हैं और अब हम एग्जाम में 2 फिगर के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम पेपर में 2 फिगर के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, चाहे 1 कॉमन वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे 2 कॉमन वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे नो कॉमन वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है मेरे भाई। तो 2 फिगर के क्वेश्चंस में अब हम एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। तो फाइनली केस सेकंड हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। चलिए साहब, तो कल हम पढ़ेंगे 1 फिगर वाले क्वेश्चन, मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन और ओपन डाइस, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर।